हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोसीयर सक्सेशन या जलक्रमक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम साइनेप्सिस के माध्यम से यह जानेंगे कि इस वीडियो में हम आपको आगे चलकर इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज हाइड्रोसीयर सक्सेशन, अर्थात हाइड्रोसीयर सक्सेशन क्या होता है। उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे स्टेज ऑफ हाइड्रोसीयर सक्सेशन। स्टेज ऑफ हाइड्रोसीयर सक्सेशन में हम जानेंगे कि हाइड्रोसीयर सक्सेशन जो होता है वह कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम हाइड्रोसीयर सक्सेशन के स्टेजेस की बात करें तो हाइड्रोसीयर सक्सेशन 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहला है हाइड्रोसीरीज स्टेज, दूसरा है फ्लोटिंग स्टेज, तीसरा है रीड स्वैम्प स्टेज, चौथा है मार्स मीडो स्टेज एंड पांचवा है वुडलैंड स्टेज। हाइड्रोसीयर के स्टेजेस को पढ़ने के बाद थर्ड में देखेंगे हम मेसोसीयर सक्सेशन, और इन सभी पॉइंट को पढ़ने के बाद हम फोर्थ में देखेंगे इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। उसके बाद लास्ट एंड 5 में देखेंगे हम रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस वीडियो में जो नोट्स प्रोवाइड किया है उस नोट्स को मैंने किन किन बुक से प्रिपेयर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोसीयर सक्सेशन। जल में प्रारंभ होने वाले अनुक्रमण या सक्सेशन को हाइड्रोसीयर सक्सेशन कहते हैं। यह तालाब, नदी, झीलों में देखने को मिलता है। इस सक्सेशन की व्याख्या हम नए बनने वाले तालाब के उदाहरण से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रोसीयर सक्सेशन को समझने के लिए आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है ये जानना होगा। यदि आप इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप के होते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में कितने स्टेजेस होते हैं, इन सभी को मैंने एक वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ाया हुआ है। यदि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को रीड कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, या फिर वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सरल भाषा में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन उसे कहते हैं जिसमें कोई भी एक पुरानी कम्युनिटी होती है वह नई कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कोई भी जलीय कम्युनिटी है या फिर कोई भी रिक्त स्थान है वह फॉरेस्ट कम्युनिटी में या फिर ह्यूमन कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो हम हाइड्रोसीयर सक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोसीयर सक्सेशन हम किसे कहेंगे। तो हाइड्रोसीयर सक्सेशन में कोई भी एक जलीय स्थान होता है, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, इस प्रकार का जो स्थान होता है, यदि उसमें सक्सेशन की क्रिया प्रारंभ होती है और सक्सेशन की क्रिया के द्वारा जो जलीय स्थान है, जैसे तालाब है, नदी है, झील है, वह एक नई कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जंगल में परिवर्तित हो जाता है या फिर ह्यूमन कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम जलक्रमक या हाइड्रोसीयर सक्सेशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हाइड्रोसीयर सक्सेशन क्या होता है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे जो है हाइड्रोसीयर सक्सेशन के स्टेजेस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्टेजेस। यदि हम हाइड्रोसीयर सक्सेशन के स्टेजेस की बात करें तो यह निम्नलिखित अवस्थाओं में कंप्लीट होती हैं, जिसमें से पहला है हाइड्रोसीरीज स्टेज, दूसरा है फ्लोटिंग स्टेज, तीसरा है रीड स्वैम्प स्टेज, चौथा है मार्स मीडो स्टेज और पांचवा है वुडलैंड स्टेज। तो इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोसीरीज स्टेज के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हाइड्रोसीरीज स्टेज को। जब एक नया तालाब का निर्माण किया जाता है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण उसमें कोई भी जीव उपस्थित नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के बाद सबसे पहले उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स उत्पन्न हो जाते हैं और तालाब के जल की ऊपरी सतह में तैरते रहते हैं। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका मृत शरीर तालाब के निचले तल में बैठ जाता है, जिससे तालाब की मिट्टी में इसके मृत शरीर की वजह से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और फिर इसमें कुछ जलीय पौधे भी विकसित हो जाते हैं, जैसे सेरेटोफिलम और वेलिस्नेरिया। हाइड्रोसीरीज स्टेज को हम कुछ डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में ये जो हमें तालाब दिखाई दे रहा है, उस तालाब में आप देख सकते हैं वहाँ पर ना ही कोई जीव प्रेजेंट है और ना ही कोई पेड़ पौधा प्रेजेंट है। इस तालाब का पानी जो है वह हमें बिल्कुल ही स्वच्छ दिखाई दे रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो स्वच्छ तालाब हमें दिखाई दे रहा है, इस तालाब में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं वह तालाब में भरे हुए जल की जो ऊपरी सतह होती है उसमें ये तैरते रहते हैं।
यदि हम फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स की बात करें, ये दोनों क्या होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वह एक जलीय पौधा है और जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं वह जलीय जीव होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उसके बाद इस तालाब में क्या होता है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं जो तालाब की सतह पर तैर रहे हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स का जो मृत शरीर है वह तालाब के तली में बैठ जाता है और बैठने के बाद फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं जब उनके डेड बॉडी का अपघटन होता है तो मिट्टी का निर्माण होता है और उनके शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ थे वो सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपघटन के पश्चात यह तालाब की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं और जब तालाब के पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उस तालाब में छोटे छोटे पौधे विकसित होने लगते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हैं सेरेटोफिलम और वेलिसनेरिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो होता है वह हाइड्रोसिया सक्सेशन का हाइड्रोसीरीज स्टेज होता है। उसके बाद देखेंगे हम फ्लोटिंग स्टेज। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्लोटिंग स्टेज को। जब तालाब में लगभग 6 से 7 फीट पानी भर जाता है तब कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिसकी जड़ें कीचड़ में धंसी रहती हैं तथा शेष भाग पानी में तैरता रहता है। इसका उदाहरण है एजोला और वोल्फिया। फ्रेंड्स, यदि हम हाइड्रोसिया सक्सेशन के फ्लोटिंग स्टेज को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम कमल के पुष्प का उदाहरण लेकर फ्लोटिंग स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डायग्राम में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है और उस तालाब में हमें एक कमल का पुष्प भी दिखाई दे रहा है। अगर तालाब में उपस्थित इस कमल के पुष्प को हम देखें तो इसकी जड़ें जो हैं वह तालाब के सबसे निचली सतह में स्थित मृदा पर धंसी हुई है और इसका तना जो है वह पानी में फ्लोटिंग कर रहा है और इसकी पत्तियां और पुष्प जो है वह हमें पानी की सतह पर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, जब किसी जलीय स्थान जैसे नदी, तालाब, झील में सक्सेशन की क्रिया हो रही होती है और वहाँ पर हमें इस प्रकार के पौधे विकसित होते हुए दिखाई दे तो हम इसे हाइड्रोसिया सक्सेशन का फ्लोटिंग स्टेज कहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वहाँ पर केवल कमल का पुष्प ही उगे, इस प्रकार के और भी पौधे उग सकते हैं जिसकी जड़ें तालाब के सबसे निचली सतह में उपस्थित मिट्टी पर धंसी रहे और उसका तना तालाब में उपस्थित पानी पर फ्लोटिंग करता रहे और उसका फूल, फल या पत्तियां जो भी है वह हमें ऊपर की ओर दिखाई दे। तो इस प्रकार का जब पौधा उस तालाब में या फिर उस जलीय स्थान में विकसित हो जाता है तो उसे हम हाइड्रोसिया सक्सेशन का फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया यह हाइड्रोसिया सक्सेशन का फ्लोटिंग स्टेज। उसके बाद हम देखेंगे रीड स्वैम्प स्टेज। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस स्टेज में तालाब में उगे हुए पौधे की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर का तालाब के तल में बैठ जाने के बाद तालाब में मिट्टी व रेत की मात्रा में वृद्धि होने लगती है और साथ ही तालाब के पानी का वाष्पीकरण के कारण तालाब उथला हो जाता है और फिर इसमें रीड स्वैम्प पौधे जैसे सैजिटेरिया और टाइफा नामक पौधे उग जाते हैं तथा तालाब के सतह पर तैरने वाले व दलदल में धंसे हुए पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे विभिन्न स्थानों में टापू का निर्माण होने लगता है। फ्रेंड्स, रीड स्वैम्प स्टेज में क्या होता है, फ्लोटिंग स्टेज में जो कमल के पौधे के समान पौधे विकसित हुए थे वह अब नष्ट होने लगते हैं, लुप्त होने लगते हैं, उनकी मृत्यु होने लगती है और मृत्यु के पश्चात उनका डेड बॉडी जो होता है वह तालाब की निचली सतह पर बैठता जाता है और उनके डेड बॉडी पर अपघटन की क्रिया होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी सजीव का जब अपघटन होता है तो उसके अपघटन के पश्चात उसके शरीर से मिट्टी का निर्माण होता है और उसके शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वह सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होते हैं। तो उसके पश्चात उस तालाब में मृदा की मात्रा में वृद्धि होने लगती है और मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है और साथ ही इसमें वाष्पीकरण की क्रिया भी होती रहती है, जिसके कारण उस स्थान पर अब पानी की कमी भी होने लगती है, जिससे तालाब उथला हो जाता है। और तालाब जब इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उस स्थान पर अब नए पौधे विकसित होने लगते हैं। आप सभी ने कभी न कभी तालाबों में देखा होगा, लंबे लंबे घास के समान हमें पौधे दिखाई देते हैं। तो यदि किसी जलीय स्थान में हमें उस प्रकार का पौधा दिखाई देता है तो उसे हम उस जलीय स्थान का रीड स्वैम्प स्टेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया यह हाइड्रोसिया सक्सेशन का रीड स्वैम्प स्टेज। उसके बाद हम देखेंगे मार्श मीडो स्टेज। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हाइड्रोसिया सक्सेशन का मार्श मीडो स्टेज। जब तालाब का पानी अत्यधिक वाष्पीकृत हो जाता है तो वह दलदल बन जाती है और फिर इसमें दलदल में उगने वाले पौधे जैसे सेजेस और रेजेस नामक पौधे विकसित हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इसमें उगे हुए दलदली पौधे भी नष्ट हो जाते हैं और फिर इसमें
हरी व कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती हैं। यदि हम मार्स मीडो स्टेज को इस डायग्राम में देखें तो मार्स मीडो स्टेज की अवस्था में जो जलीय स्थान था वो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। उस जलीय स्थान का इस अवस्था में पहुंचने के लिए वहां पर जो रीढ़ स्वयं पौधे थे वह सारे नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद उनके भी डेड बॉडी जो थे उसमें अपघटन की प्रक्रिया होती है। अपघटन की क्रिया के द्वारा उनके डेड बॉडी से बहुत सारी मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है। उसके साथ ही उस जलीय स्थान में जो बचा हुआ पानी था वह भी अत्यधिक मात्रा में वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण वह जलीय स्थान जो था अब वह एक दलदल में परिवर्तित हो चुका है। तो अब क्या होता है कि वह जो जलीय स्थान है वह अब दलदल में परिवर्तित हो चुका है। तो उस स्थान में अब क्या होता है कि वह स्थान तो अब दलदल में परिवर्तित हो चुका है, तो उस स्थान में अब दलदल में उगने वाले पौधे विकसित होने लगते हैं, जैसे सेजेस और रेजेस। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये सेजेस और रेजेस नामक पौधे जो होते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं और नष्ट होने के पश्चात इनके डेड बॉडी के साथ भी वही प्रक्रिया होती है जो रीढ़ स्वयं पौधे और फ्लोटिंग स्टेज के पौधे के साथ हुआ। उसके बाद यहाँ पर हरी व कांटेदार झाड़ियाँ उग जाती हैं। हम सभी ने कभी न कभी यह देखा है कि जो झाड़ियाँ होती हैं, जो कांटेदार पौधे होते हैं, उनमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो झाड़ियाँ उगी हैं, कांटेदार पौधे उगे हैं, उसमें भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक जलीय स्थान इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वहाँ पर छोटे छोटे पौधे विकसित हो चुके हैं, तो इसे हम मार्स मीडो स्टेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हाइड्रोसीयर सक्सेशन का मार्स मीडो स्टेज। उसके बाद देखेंगे हम वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज जो होता है उसे हम क्लाइमेक्स स्टेज भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी सक्सेशन की लास्ट अवस्था जो होती है, लास्ट स्टेज जो होती है, उसे हम क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। तो उसी प्रकार हाइड्रोसीयर सक्सेशन जो है उसमें लास्ट स्टेज जो है वह वुडलैंड स्टेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वुडलैंड स्टेज को। यह हाइड्रोसीयर सक्सेशन की अंतिम अवस्था है जिसमें भूमि अत्यधिक सूखी और कठोर हो जाती है, जिसमें छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं और जब यह पौधे विकसित होकर बड़ा हो जाती हैं तो यह पूर्ण विकसित वन बन जाता है और साथ ही इसमें जीव जंतु भी रहने लगते हैं। इस प्रकार से एक जलीय स्थान एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि हम हाइड्रोसीयर सक्सेशन के वुडलैंड स्टेज या क्लाइमेक्स स्टेज की बात करें तो वहाँ पर जो जलीय स्थान था वहाँ का जल पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाता है और वहाँ पर उपस्थित जमीन अब कठोर जमीन में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ की जमीन कठोर जमीन में परिवर्तित होने के पश्चात वहाँ पर छोटे छोटे पौधे विकसित हो जाते हैं और वह छोटे छोटे पौधे विकसित होकर जब और बड़ा हो जाती हैं तो वहाँ पर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी का निर्माण हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं, जैसे शेर, भालू, चीता, हिरण। जितने भी जंगली जीव जंगल में निवास करते हैं वे सभी जीव भी वहां पर रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक जलीय स्थान जो होता है एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जब कोई रिक्त स्थान, जलीय स्थान या फिर पुरानी कम्युनिटी एक नई कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती है तो इसे हम सक्सेशन कहते हैं और यहाँ पर एक जलीय स्थान एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में परिवर्तित हुई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे हम मेसोस्फीयर सक्सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मेसोस्फीयर सक्सेशन। जीरोस्फीयर सक्सेशन और हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन की बीच की सक्सेशन को मेसोस्फीयर सक्सेशन कहते हैं। इस सक्सेशन में जीवों को अधिक जल तथा कम जल की समस्या का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि जीरोस्फीयर क्या है। तो फ्रेंड्स, जीरोस्फीयर भी एक प्रकार का सक्सेशन है जो जल की कमी वाले स्थानों में होता है। यदि आप जीरोस्फीयर सक्सेशन को पढ़ना चाहते हैं, जीरोस्फीयर सक्सेशन क्या होता है, जीरोस्फीयर सक्सेशन कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, इसको जानना चाहते हैं तो इसको आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समझते हैं कि मेसोस्फीयर सक्सेशन क्या होता है। तो जीरोस्फीयर सक्सेशन और हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन के बीच में जो सक्सेशन की क्रिया होती है उसे हम मेसोस्फीयर सक्सेशन कहते हैं। मेसोस्फीयर सक्सेशन की अवस्था में जो जीव प्रेजेंट होते हैं उनको अधिक जल का भी सामना करना पड़ सकता है और कम जल का भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन और जीरोस्फीयर सक्सेशन के बीच की सक्सेशन को हम मेसोस्फीयर सक्सेशन कहते हैं। उसके बाद इन सभी को पढ़ने के बाद देखेंगे अब इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके कंक्लूजन को।
फ्रेंड्स, हाइड्रोसियर सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो समय और स्थान के साथ किसी कम्युनिटी को एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित कर देती है। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 100 से 10,000 साल लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन या हाइड्रोसियर सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता है। यह प्रकृति के द्वारा स्वतः ही होता है और इसको पूर्ण होने के लिए 100 से 10,000 साल लग सकते हैं। इसको पूर्ण होने के लिए बहुत ही अधिक समय लगता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया यह इसका कंक्लूजन। उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस वीडियो में जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसको मैंने किन किन बुक के हेल्प से प्रिपेयर किया है ताकि आप उसको देख सको। तो सबसे पहला है डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, दूसरा है डॉक्टर एच.एन. बैजल, तीसरा है डॉक्टर वी.के. तिवारी। तो फ्रेंड्स, इन सभी बुक के हेल्प से मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के बीएससी के नोट्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।